हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी हमारा खास खूबसूरत प्यारा अपना चैनल है जहां पर हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं 11th और 12th क्लास के कोर सब्जेक्ट्स की पूरी कवरेज, यानी पूरे साल का सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, मजे से आपके साथ पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगाएंगे। आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स खराब हो गए हैं, कमजोर रह गए हैं, उनको हम लिफ्ट अप करेंगे और जो नए कॉन्सेप्ट्स आप हमारे साथ डेवलप करेंगे उनकी तो बात ही अलग हो जाएगी, मजा आ जाएगा। फिलहाल क्लास 11 चल रही है, वर्क पर एनर्जी चैप्टर चल रहा है, प्रॉब्लम्स ऑन वेरिएबल एंड कांस्टेंट फोर्सेस और कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्सेस, यानी वर्क डन कैसे निकाला जाए वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्सेस का, इसी की चर्चा करनी है। शुरुआत किससे करेंगे? कांस्टेंट से, और देयर आफ्टर वी विल गो अप टू वेरिएबल फोर्सेस और इनका वर्क डन निकालने का तरीके सीख के आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। ये क्या है बकवास? बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारी फोर्सेस तो कैसे निकालेंगे? अरे निकल जाएगा यार, क्यों परेशान? चलो सबसे पहली बात, F1 को 10 न्यूटन मान लो, F2 को 20 न्यूटन मान लो, F3 को भी मान लो कि 20 न्यूटन ही है, नॉर्मल एनर्जी मैं नहीं लिख रहा हूं, F4 को मान लो कि 10 न्यूटन है, कोई बुराई नहीं। एक बात ध्यान रखो कि जब तुम जितनी भी फोर्सेस इस पे लग रही हैं ऑल आर कांस्टेंट फोर्सेस, कहीं वेरिएबल नहीं है। और तुम जानते हो कि वर्क डन का बेटे जो फॉर्मूला होता है, दैट वर्क डन फॉर्मूला इज F d cos थीटा, और ये फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग डील कर सकते हैं। ओनली वन वैल्यू कैन बी पुट इनटू दिस फॉर्मूला। सिर्फ एक वैल्यू भी तो डाल सकते हो, एक साथ ढेर सारी वैल्यूज के डाल दोगे इसके अंदर? जवाब है नहीं, एक साथ ढेर सारी वैल्यूज नहीं जाने वाली, तो वर्क डन में एक एक वैल्यू जाएगी। दूसरी बात, हम लोगों ने ये बात भी देखी थी, वर्क डन इज डिफाइंड फॉर फोर्स, किसी एजेंट के लिए नहीं है, वर्क डन फोर्स के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब F1 का फोर्स का वर्क डन अलग होगा, F2 का वर्क डन अलग होगा, F3 का वर्क डन अलग होगा, F4 का वर्क डन अलग होगा। तो चलो सबसे पहले वर्क डन बाय फोर्स 1 निकालते हैं। फोर्स 1 को बेटा अगर तुम बहुत ही गौर से देखोगे तो पाओगे कि फोर्स 1 का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि ये आएगा F1 cos 30 और ये आएगा F1 sin 30। एक बात तो तय हो गई कि जो sin 30 कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से उसका कोई वर्क डन आने वाला नहीं है, इस वजह से इसका कोई रोल नहीं। तो हम लिखते हैं F1 cos 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट। F1 की वैल्यू मैंने 10 दी है, cos 30 बेटे √3/2 होता है, डिस्प्लेसमेंट मैंने 10 दिया है, तो 100√3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50√3 जूल का हमारे पास फर्स्ट फोर्स का वर्क डन है। और आपको क्योंकि दिखाई दे रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो जो वर्क डन है वो मेरे बच्चों पॉजिटिव है। अच्छा, अब F2 की बातें करते हैं, वर्क डन बाय सेकंड फोर्स। F2 को देखें तो F2 देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और इस केस में थीटा की जो वैल्यू है वो बेटा 0 डिग्रीज है, इस वजह से डायरेक्ट जो फोर्स का वर्क डन होगा वो F2 टाइम्स d होगा। सेकंड फोर्स बेटा 20 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो 10 है, तो आंसर आ रहा है 200 जूल्स। और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि वर्क डन और मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस एक ही हैं, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। थर्ड फोर्स का वर्क डन देखें बेटा, थर्ड फोर्स का वर्क डन, थर्ड फोर्स ये थी। अब ये रही तो कॉमन सेंस है कि इसमें हमें इसके कंपोनेंट करने चाहिए, एक ऐसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में और एक यहां हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये आएगा F3 cos 53 और ये आएगा बेटा F3 sin 53। तो बताओ मुझे कौन सी फोर्स का कंपोनेंट वर्क डन कर रहा है? ये वाला वर्क डन कर रहा है, ये वाला कर रहा है? तो बच्चों के दिमाग में cos थीटा रहता है, cos थीटा वर्क डन नहीं कर रहा, sin थीटा कर रहा है। कारण क्या है? ये कंपोनेंट आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इस कंपोनेंट को देखें तो ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है F3 sin 53 इनटू डिस्प्लेसमेंट। F3 देखो मैंने कितना दिया है 20, sin 53 की वैल्यू बच्चा 4/5 होती है और डिस्प्लेसमेंट तो 10 दे ही रखा है, तो इसको काटोगे 2 आएगा। ठीक,
तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 160 जूल्स, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि जहां है फोर्स का कंपोनेंट उसी तरफ है मेरे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन पॉजिटिव। इसी प्रकार से आप फोर्थ फोर्स का वर्क डन निकालें, F4 वो पीछे लग रही है, तो फोर्स 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 है, परंतु कोई एक डायरेक्शन आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है। लेट्स से कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, तो फिर पक्का पक्का डायरेक्शन ऑफ F4 इज नेगेटिव। तो मेरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 का एंगल है, 90 से बड़ा एंगल हो गया, तो वर्क डन कैसा हो गया बच्चे? नेगेटिव। तो आंसर आ रहा है -100 जूल। ये वर्क डन बाय फोर्थ फोर्स है। इसके बाद दो फोर्सेस और बचती हैं, वर्क डन बाय वेट एंड वर्क डन बाय नॉर्मल। मेरे हिसाब से इसमें कोई चमत्कार नहीं है, देखते ही कोई बच्चा कह देगा कि ये दोनों ही वर्क डन जीरो होने वाले हैं। उसका कारण ये है कि नॉर्मल हो या mg हो, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इस वजह से वर्क डन जीरो है। सिंपल। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। अगर आसानी से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। अब इसमें अगर तुमसे एक और बात पूछ सकता है, व्हाट इज द टोटल वर्क डन? W टोटल। हमने तो इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन निकाला ना, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो तुम कहोगे वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3 प्लस वर्क डन 4 इज द टोटल वर्क डन। सारे इंडिविजुअल वर्क को जोड़ दीजिए तो सिस्टम में किया गया टोटल वर्क डन निकल आएगा। आसान एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको सेटल होना चाहिए दिमाग में। उसके लिए अगला सवाल किया जाता है, कह रहा है टोटल वर्क डन बताओ, W नेट क्या होगा? तो हम कहेंगे कि W नेट का जो मतलब होगा, उसका मतलब होगा W1 प्लस W2। यही तो मतलब होगा। जवाब है हाँ, यही मतलब होगा। तो क्यों ना हम W1 निकालें और W2 निकालें। तो W1 को देखें, W1 इज F1D और वो भी पॉजिटिव, और W2 को देखोगे बेटा तो लिखोगे F2D। अब क्योंकि F2 पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से ये नेगेटिव। पर तुम कहोगे W नेट क्या है? तो हम कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो है W1 प्लस W2, साइन के साथ वैल्यूज रखनी है। हमने लिखा F1D माइनस F2D, तो D आ गया मेरे बच्चों कॉमन, हमारे लिए आंसर आया F1 माइनस F2 टाइम्स D। इसको दूसरे चश्मे से देखो, कैसे बताता हूं। तुम कहो W नेट क्या है? तो कोई बच्चा कहेगा W नेट का मतलब होगा नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहेंगे हाँ, नेट फोर्स कितनी है? तो कोई बच्चा कहेगा F1 माइनस F2। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? D। तो नेट वर्क डन इंडिविजुअल फोर्सेस के वर्क डन का सम भी हो सकता है, और नेट वर्क डन का मतलब नेट फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी होता है। आप टोटल फोर्स निकाल लीजिए और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा नेट फोर्स का वर्क डन। ठीक, समझ आती है बात? जी हाँ, बिल्कुल आती है। अब आप देखें, फोर्स वेक्टर फॉर्म में हो सकती है। वेक्टर फॉर्म में कैसे? जैसे fxi कैप, fy कैप, fz कैप, ये क्या है? अरे वेक्टर होती है फोर्स, तो i j k में तो लिख ही सकते हैं। और fx का क्या मतलब है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो x में है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो y में है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो z में है। अब इनके साथ ये काम हो सकता है। अब ये जो fx, fy और fz आपने बनाए वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं 2 3 4 समथिंग, या कोई वेरिएबल हो सकते हैं x y z। अगर ये तीनों वैल्यूज कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी। तीनों में से कोई एक भी वैल्यू वेरिएबल आ गया तो हम कहेंगे फोर्स वेरिएबल हो जाएगी। तो these fx, fy and fz may be constant or variable depending on the values, और उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स वेरिएबल होने वाली है या कांस्टेंट होने वाली है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें बातें करेंगे पहले कांस्टेंट की, कि वही वेक्टर फॉर्म में हमने फोर्स लिखा और ये कहा कि जो fx है वो भी कांस्टेंट, fy वो भी कांस्टेंट, fz वो भी कांस्टेंट। करके क्या मिला? ये करके ये मिला कि अगर तीनों के तीनों कंपोनेंट्स कांस्टेंट हैं तो जो हमारी टोटल फोर्स है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। यही हमारे लेक्चर का एजेंडा है कि पहले कांस्टेंट फोर्स से डील करेंगे, देयर आफ्टर हम वेरिएबल फोर्स सीखेंगे। अगर ऐसा है तो एग्जांपल बना सकते हैं। fx की जगह हमने 2 लिख दिया, fy की जगह हमने 3 लिख दिया, fz की जगह हमने 4 लिख दिया, एंड वी हैव गॉट कांस्टेंट फोर्स। अगर कोई वेरिएबल नहीं है, प्योर नंबर्स लिखे हैं, तो i j के कैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस आर टेलिंग ओनली द डायरेक्शंस बट द फोर्स इज कांस्टेंट। अच्छा, और ऐसे में f डॉट d, f वेक्टर डॉट d वेक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है जब फोर्स कांस्टेंट रही हो। ठीक, चलो आगे आ जाओ। तुम्हें प्रॉब्लम की तरह दे रखा है, क्या दिया हुआ है? फोर्स दे रखी है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, और कह रहा है बॉडी को 1 1 2 से 2 3 4 तक डिस्प्लेस कराया गया। बताइए कि कितना वर्क डन किया। तो हमें पता है कि जो हमारा वर्क डन होता है बेटे
वो F डॉट D वेक्टर होता है if the force is constant। और देखते ही मुझे पता चल रहा है कि Fx, Fy, F और Fz तीनों के तीनों कांस्टेंट नंबर से देयर आर नो वेरिएबल्स, तो लॉजिकली डायरेक्ट कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। परंतु डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि पार्टिकल यहां से चल के गया और यहां तक पहुंचा, पर ये नहीं पता वो कितना चला। आराम से पता है, इसे हम R फाइनल बोलेंगे और इसे R इनिशियल बोलेंगे। तो कोई बच्चा कहे कि व्हाट इज माय इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो x में है 1, y में है 1 और z में है 2। इसी तरह अगर फाइनल पोजीशन पूछी जाए तो देखो x कोऑर्डिनेट उसका 2 है, हम i कैप लगा देते हैं x के लिए, और 3 है उसका y कोऑर्डिनेट और 4 है उसका z कोऑर्डिनेट। तो ij के क्या बना कि नहीं बना? हाँ बना। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब क्या किया जाए? माइनस लगाएं और ब्रैकेट में देखो उधर से 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। इसी प्रकार से इनको माइनस माइनस कर लीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप और फिर प्लस प्लस नहीं, ये j कैप और ये माइनस 2k कैप। अब माइनस करिए, i से i को माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ i कैप, j से j को माइनस करेंगे तो बचेगा 2j कैप और k से k को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस 2k कैप। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर न दिया हो तो आप खुद से निकाल लें फाइनल माइनस इनिशियल करके। कोऑर्डिनेट से ज्यादातर सवालों में देते हैं स्कूल्स में हम लोग, तो उससे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है। नाउ फाइनल वर्क डन इज F डॉट D। फोर्स वेक्टर कितना लिखा है? तो तुम कहोगे सर लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जैसे ही आप ये वेक्टर नोटेशंस का इस्तेमाल करें, ब्रैकेट का यूज करना शुरू कर दें। ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कॉपी कर लीजिए। बस अब यहां पर बहुत सारे टर्म्स नहीं बनाने हैं। अब यहां पर वो पुराना फैक्टर याद रखना है कि i का i से 1, j का j से 1 और k का k से 1, बाकी सब 0, काम खत्म। यानी i का मल्टीप्लिकेशन i से, j का मल्टीप्लिकेशन j से, k का मल्टीप्लिकेशन k से, बाकी सब 0। तो मल्टीप्लाई कराओ बेटा, यहाँ 2 यहाँ 1 तो मल्टीप्लिकेशन होके 2, यहाँ 3 यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन होके 6, यहाँ 4 यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन होके बेटा 8। तो जब आप इसको देखोगे तो आएगा 16 जूल इज द टोटल वर्क डन। You have got your work done as 16 joules। तो इस फोर्स का इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक बॉडी को डिस्प्लेस कराने का वर्क डन 16 जूल। आसान, नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं। इसी की प्रैक्टिस दोबारा करते हैं। इस बार मैंने आपको r फाइनल r इनिशियल डायरेक्ट दे रखा है, तो कोई कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो जस्ट सॉल्व इट। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो बच्चा r फाइनल माइनस r इनिशियल लिखा जाता है। r फाइनल को अगर देखोगे तो लिखा हुआ है i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप और फिर माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इनिशियल वेक्टर लिखेंगे, दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और अब आप मेरे बच्चों इसे खोल दें। तो जब आप इसे खोलेंगे, मैं ब्रैकेट को ही खोल देता हूं दोनों तरफ के, तो 6j कैप माइनस 3k कैप, और जब माइनस आएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाएगा माइनस, इस तरह से। और फिर आप इसमें i से i को घटाइए, i प्लस है i माइनस है, तो मेरे हिसाब से माइनस i बचेगा, माइनस और ये प्लस, तो मेरे हिसाब से माइनस का 3j कैप बचेगा, माइनस और माइनस यानी कि माइनस का 7k कैप बचेगा। यू हैव गॉट योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपके पास आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मौजूद है, तो बस इसके बाद क्या करना है? फोर्स पे कमेंट करना है। फोर्स पे कैसे कमेंट करेंगे? फोर्स को देखेंगे कांस्टेंट है या वेरिएबल है। देखो ये fx है, देखो ये fy है, देखो ये fz है। तो लॉजिकली पता चलता है कि कांस्टेंट है, तो कोई वेरिएबल नहीं, प्योर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जब भी आप बेटा यहां से वर्क डन निकालने जाओगे तो आप कहोगे कांस्टेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कांस्टेंट फोर्स ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसा लिखा हुआ है। डॉट करिए बेटा किसके साथ? i कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप, इस तरह से, ठीक है ना? अब आप फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट जो अभी बोला था बेटा,
आई का आई से, जे का जे से, के का के से, बाकी सब शून्य। और अगर ऐसा है तो बड़ा आसान है हमारे लिए, 4 का 1 से करेंगे तो 4 आएगा, -3 तो शायद माइनस माइनस प्लस 9 आएगा, 6 और माइनस तो ये माइनस आएगा, 6 7 जा शायद 42 आ रहा है, 4 और 9 ऐड करोगे 13 आएगा, -42 आएगा, तो शायद यहाँ का आंसर 29 आ रहा है पर नेगेटिव का। तो जो टोटल वर्क डन ऑफ दिस फोर्स इज -29 जूल्स। इस तरह से हम वर्क डन निकालते हैं। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी, चलो देखो इस तरह लिखा हूं, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो बस देखो 2 में से 4 जाएगा तो -2 आई क्या बचेगा, -3 में से अगर इसको घटाओगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो -5 जे कैप हो जाएगा, 5 में से इसको घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटे, प्लस, और अगर हो गया प्लस तो हम कहने वाले हैं कि ये -6 के कैप हो गया। समझ आया मेरी बात, डायरेक्ट कर दिया, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस और इससे इसको माइनस, ऊपर वाले को साइन बदल के जोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारे पास डायरेक्ट हो रहा है। अब तुमसे कोई कहे कि वर्क डन निकालो तो फिर से तुम वही फॉर्मूला लगाओगे F डॉट डी वाला, तो जब तुम F डॉट डी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फोर्स लिख रहे होगे बेटा 4i कैप प्लस 6j कैप। सर के तो दिया नहीं, जो ना दिया हो उसे क्या मान ले बेटा 0, और डॉट करेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, -2i कैप -5j कैप -6k कैप। फिर से वो पुराना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, क्या, i का i से, j का j से और k का k से। और जब ये इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता है कि k वाला टर्म तो 0 ही हो जाने वाला है, तो i का i से देखो तो -8 बनने वाला है, 4 -2 और 6 और -5 तो शायद -30 बनने वाला है, तो वर्क डन इज -38 जूल्स। इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट वाले सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 3-4 सवाल करके दिखाए हैं, आसान है, एक ही वैरायटी है लेकिन पूछी खूब जाती है, एक सवाल आता है पेपर में। चलिए आगे करें। fx fy fz अगर वेरिएबल हो तो क्या करें, क्या करें का मतलब ये है कि यहां से एक चीज चालू हो जाती है जिसे बोलते हैं द कांसेप्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के वर्क डन को निकालने के दो मेथड सिखाए जाते हैं, एक है इंटीग्रेशन, दूसरा है ग्राफ का मेथड। डू नॉट थिंक ये दोनों अलग है, आप ग्राफ के मेथड को जब मैथमेटिक्स में ले आएंगे तो उससे इंटीग्रेशन बोलने लग जाते हैं। चलो थोड़ा बहुत सिखाते हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ पर मैंने ये y एक्सिस में देखोगे तो फोर्स मार्क कर रखी है, प्लॉट किया हुआ है फोर्स को, जो फंक्शन ऑफ x है, x बदलने के साथ बदलता है, और हमने यहां पर x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, और ग्राफ जो बन रहा है फोर्स का वो कुछ इस तरह का है, आपको दिख रहा है। और ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं आपको दिख रहा है कि इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहां पर ये वैल्यू पहले घटती है फिर बढ़ती है फिर घटती है, तो फोर्स इज वेरिएबल इटसेल्फ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरिएबल फोर्स। क्या करें क्या ना करें, बस इतना सिंपल बात समझिए कि अगर आप यहां पे बहुत पतली सी स्ट्राइप बनाते हैं, दिस स्ट्राइप, और इसे डेल्टा x बोलते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स लिखते हैं वो F मानते हैं, तो एक स्ट्राइप का जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, वो बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स इनटू डेल्टा x। अरे फोर्स इनटू डेल्टा x ये तो वर्क डन होता है, तो हम कहेंगे हाँ ये तो छोटा सा वर्क डन हुआ। अब इसी में अगर हम ये कह दें कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 और फिर ये f डेल्टा x, तो इसी चीज को हम बोल सकते हैं f dx। ये क्या बकवास करी, देखो गौर से, ये जो पोर्शन है ट्रायंगल वाला, क्या हम इस स्ट्राइप में ले पाए थे, जवाब है नहीं ले पाए थे। तो अगर हम इन स्ट्राइप्स को छोटा कर दें, जैसे यहां कर दिया, तो बहुत पतली पतली स्ट्राइप्स हो गई, तो ये जो एरर वाला पोर्शन है ये खत्म हो गया। इस वजह से हम इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बहुत छोटा बना देते हैं, अप्रोच 0 कर देते हैं, f dx लिख देते हैं। और f dx तो डिफरेंशियल काइंड ऑफ वर्क डन है, मतलब बहुत छोटा नन्ना मुन्ना वर्क डन है। तो बहुत नन्ना मुन्ना वर्क डन जो लिखा जाएगा dw, वो लिखा जाएगा f डॉट dx। अब मैंने यहाँ पे dx लिखा है, आप इसे dr लिख सकते हैं। dr का मतलब मैंने यहाँ एक वन डायमेंशन माना है कि सिर्फ x में फोर्स है, x में डिस्प्लेसमेंट है, x y z तीनों में हो तो dx प्लस dy प्लस dz ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। लेकिन आपको दिखाई दिया कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से बेसिकली इस स्ट्राइप का एरिया निकल रहा था, तो यानी कि दिस इज नथिंग बट द एरिया अंडर ग्राफ। एरिया ऑफ स्ट्रिप है कि नहीं, तो जवाब है हाँ। लेकिन अब मैं अगर कहूं कि मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन के लिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा f डॉट dx का, और ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क डन। और ये टोटल वर्क डन क्या होगा,
टोटल एरिया अंडर ग्राफ। तो भैया तो हम लोग इंटीग्रेशन में भी सीख चुके हैं ना, इंटीग्रेशन करने का मतलब एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ बना है तो उसके नीचे का अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर लूं तो मुझे वक्र मिल जाएगा। कहां से कहां तक ये एरिया फाइंड करना है, जहां से जहां तक आप चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको एरिया फाइंड करने की इच्छा किसी x1 से किसी x2 तक है, तो जस्ट पुट द लिमिट फ्रॉम x1 टू x2, x1 से x2 तक की लिमिट लगा दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा और एरिया आएगा तो वक्र आ जाएगा। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट वक्र बाय वेरिएबल फोर्स। तो दो मेथड है, एक इंटीग्रेशन का, ग्राफ है। तो पहले आपको इंटीग्रेशन का मेथड सिखाते हैं, बाद में आपको ग्राफ सिखाएंगे। मान लीजिए कि जो फोर्स है वो सिर्फ 2x i कैप है। सबसे पहले एक डायमेंशन में शुरू करेंगे, छोटा सा फोर्स, ठीक है ना, और फिर कहेंगे कि x इक्वल टू 2 मीटर से 4 मीटर्स तक हमारा पार्टिकल डिस्प्लेस होता है। तो बताओ क्या वक्र होगा। तो इस वक्र को निकालने के लिए तुरंत कोई बच्चा आएगा और चीखेगा और कहेगा कि ये तो आता है। देखो जो छोटा सा वक्र dw लिखा जाता है वो लिखा जाता है f डॉट dx, क्योंकि हमारा काम सिर्फ x में हो रहा है, अन्यथा शायद इसको हम लोग कुछ और कर लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। फोर्स क्या लिखी हुई है बेटा, फोर्स लिखी हुई है 2x और फिर यहाँ पे dx। अब 2 बेटा बाहर आ गया और लिखा हुआ है x dx। अब इसकी लिमिट लगानी, लिमिट देखो 2 मीटर से 4 मीटर, लोअर और अपर पता चल गया, 2 बाहर, x की पावर 1 है तो फॉर्मूला बनेगा इसका x²/2 और 2 से लेके 4 तक, ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो जो छोटा सा वक्र हमारे पास आ रहा है उसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो टोटल वक्र बन रहा है दैट इज नथिंग बट x², और x² की लिमिट कहां से, 2 से 4 तक। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4, तो मेरे पास आ गया 12 जूल्स। ये हमारे पास टोटल वक्र का सिंपल आंसर है, रिजल्ट। कोई परेशानी वाली बात, जवाब में नहीं। चलो अगला सवाल लगाएं। अगले सवाल में थोड़ा बहुत और अच्छी तरह डील करते हैं इसे। कह रहा है कि जो वक्र है वो है, क्या वक्र नहीं, सॉरी माय फॉल्ट, फोर्स लिखनी थी। फोर्स जो लिखी हुई है वो लिखी है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और कह रहा है कि 1, 2, 3 से 3, 2, 1 तक चल के आया। इनिशियल फाइनल लिमिट्स दे दी। अब क्या करें, अब ऐसे समय में जब x y z तीनों में अगर हमारे पास वेरिएबल है तो उसको करने का क्या तरीका है वो बताता हूं। लेट्स से हम कहीं यहां थे और यहां पहुंच गए, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। हम मानते हैं कि यहाँ पे x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ पे x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ से कुछ dr थिकनेस, फिर dr दूरी, फिर dr, फिर dr, फिर dr और फिर dr और फिर dr करके पहुंचे। ये बहुत छोटा है, तो ये dr कैसे लिखा जाएगा वो समझना। नन्हा सा डिस्प्लेसमेंट, तुम कहोगे x में dx डिस्प्लेस हुए होंगे, y में dy डिस्प्लेस हुए होंगे और z में dz डिस्प्लेस हुए होंगे, और इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट मिलाने के बाद dr टोटल डिस्प्लेसमेंट मिला। तो अगर मैं कहूं कि ऐसे केस में हमारा बच्चों वक्र कितना है, तो हम कहेंगे ऐसे छोटा सा वक्र dw जो आएगा वो dw का फॉर्मूला बनेगा f डॉट dr। कोई बच्चा कहेगा फोर्स तो बड़ी लंबी चौड़ी है, fx i कैप है, fy j कैप है और fz k कैप है। हाँ, fx भी है, fy भी है, fz भी है, वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में छोटा थोड़ी है, वो भी dx i कैप है, dy j कैप है और dz k कैप है। और फिर हम जानते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो वही कॉन्सेप्ट है, i का i से, j का j से, k का k से। और जब आप ये लगाएंगे तो इसे कैसे लिखेंगे देखना गौर से। आप लिखेंगे fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। अब कोई कहे कि मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz। खास बात क्या है कि आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों। लिमिट x1 से लेके x2 मतलब इनिशियल से लेके फाइनल, y1 से लेके y2, z1 से लेके z2।
इस तरह से हम लोग लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे। दिस इज अ सिंपल प्यारा सुंदर फॉर्मूला फॉर द बगदन। अब आपको तमाशा याद नहीं रखना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए और यहाँ से काम बन जाएगा। चलो इसे इरेज कर देता हूँ और इसी जगह पे आपको जो फॉर्मूला अभी करवाया इससे ये सवाल जो लिखा है ये लगाकर दिखाता हूँ। देखो कैसे लगेगा। टोटल बगदन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? fx dx का इंटीग्रेशन प्लस fy dy का इंटीग्रेशन प्लस fz dz का इंटीग्रेशन। अब fx में कौन है हमारे पास? वो तो x है, x dx का इंटीग्रेशन। fy में कौन है हमारे पास? तो तुम कहोगे तो y है, dy का इंटीग्रेशन। fz में देखोगे तो सिर्फ z लिखा है तो dz का इंटीग्रेशन। x में देखो, शुरुआत में x में 1 पर हो और बाद में तुम 3 पर हो, तो जो लिमिट है वो 1 से लेकर 3 तक है। y में देखो, पहले तुम 2 पर हो और फिर तुम y में फिर भी तुम 2 ही पर हो, तो ठीक है, यहाँ तो चले ही नहीं। z में देखो, तुम 3 पर थे और 1 पर आ गए। x dx का इंटीग्रेशन जो बनेगा x स्क्वायर बाई 2 बनेगा। लिमिट आप अप्लाई करेंगे 1 से लेकर 3 तक, ठीक। y dy का इंटीग्रेशन देखो तो बनेगा y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगेगी 2 से लेकर 2 तक। z dz का इंटीग्रेशन देखो तो लिखोगे z स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आएगी बेटा 3 से लेके 1 तक। व्हेन यू पुट द लिमिट्स तो आपको पता चलेगा कि लिखेंगे 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, इस तरह से। फिर यहाँ आएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबको ये बात पता है। फिर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। अच्छा ये टर्म तो शून्य हो गया, खत्म हो गया, इसको तो खत्म कर दो। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी 8 बाई 2 प्लस 0, प्लस यहाँ पे एलसीएम लो तो 2 ही आएगा, 1 माइनस 9, तो लॉजिकली ये बना बेटा 8 बाई 2 और यहाँ भी बेटा बना माइनस 8 बाई 2, तो मिला जुला के बगदन कितना आ रहा है? 0। तो ये रहा आपका बगदन, कोई बुराई नहीं उसमें, आसान है, कॉन्सेप्ट इजी है। इंटीग्रेशन का मेथड आपको पता होना चाहिए, लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है ये पता होना चाहिए। तो लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए जो फोर्स है वो है x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y जे कैप, और फिर आपको 1, 2, 3 से ले जाया जा रहा है 2, 4, 2, 1 तक। तो कह रहा है बगदन निकालो, और ऐसे समय में जब बगदन निकालने के लिए तुमसे कोई कहे तो 2 मिनट में काम हो जाता है। गौर से देखो कैसे होता है। तुम कहते हो कि जो टोटल बगदन होने वाला है, गौर से देखना, टोटल बगदन इज नथिंग बट fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ fy dy, क्योंकि z में कोई फोर्स दी नहीं गई है इस वजह से इस फोर्स का बगदन होने भी नहीं वाला है, तो मुझे z का कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वेदर वहां डिस्प्लेसमेंट हो अथवा ना हो, z में कोई बगदन नहीं है, वो अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। अब देखिए fx कितना है बेटा? x स्क्वायर dx, fy कितना है? 3y, तो 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और लिखा गया dy। x की लिमिट देखो 1 to 4, तो हम इसको लिखते हैं 1 to 4। y की लिमिट देखो 2 से 2 यानी y का बगदन फिर से 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया। वह y में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो तो बगदन का आएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 3/3 बनेगा, 1 से लेके 4 तक लिमिट हो जाएगी। अब 1/3 को बाहर ले लीजिए, अंदर आ रहा है 4 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, अच्छा 1 की पावर 3 तो 1 रहेगा, और 4 4 जा 16, 4 जा 64, इस तरह से बन जाएगा हमारा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/3 और अंदर हो रहा है 64 माइनस 1, तो मिला जुला कर बन रहा है 63/3, ये है टोटल बगदन जूल्स में। तो इस इंटीग्रेशन के मेथड से बगदन पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर यू हैव टू फाइंड अपने आप निकल आएगा साइन के साथ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लिमिट्स ये लोग अप्लाई कर देते हैं और पहले ही बता देते हैं कि लिमिट्स ये हैं, प्रोवाइड करते हैं तो बात बन जाती है। चलो एक और सवाल करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला लिखा है -2i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, और जो बगदन है वो 0,0,0 से 2,2,2 तक हो रहा है। तो बताइए क्या सीन होगा? कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम आसान सवाल है, वही घिसे पिटे पुराने कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं लगातार। तो यहाँ हम कहेंगे जो छोटा सा बगदन होने वाला है वो होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। मुझे z लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर k कैप का कंपोनेंट नहीं था, तो ओके है नहीं, इस वजह से मतलब ओके हो गया है वो, तो काम खत्म, उसका बगदन खत्म। अब fx को देखो तो वो लिखा हुआ है -2, तो -2 बाहर और अंदर क्या है बेटा? dx। fy को देखो तो लिखा हुआ है 3y स्क्वायर, तो 3 बाहर बेटा और y स्क्वायर अंदर और लिखा हुआ है dy। इस तरह से आप -2 बाहर निकालेंगे,
dx का इंटीग्रेशन बेटा आप x ही करेंगे, 3 बेटा बाहर निकालेंगे और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो y की पावर 3 अपॉन 3, अपॉन वाला 3 बाहर निकाल लिया। यहां से मेरे बच्चों आपको लिमिट्स अप्लाई करने के लिए सिखाया जाता है, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो x की लिमिट 0 से लेके 2 तक है और y की लिमिट भी 0 से लेके 2 तक है। तो लेट्स पुट द लिमिट। हमारे पास -2 बाहर है तो 2 से लेके 0 तक और फिर प्लस 3/3 तो कट के 1 हो गया, y का क्यूब है यानी 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो इस प्रकार से हमारे पास -4 आंसर आ रहा है और +8 आंसर आ रहा है, तो प्लस का 4 जूल हमारे पास वर्क डन बचता है टोटल। तो इस तरह से आप टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। दैट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट और आसानी से बात बन जाती है। तो ये रहा इंटीग्रेशन का छोटा मोटा मेथड और आसानी से बात बन रही है। इसके बाद मैं आपको चर्चा कराता हूं थोड़ी सी ग्राफ की, कि ग्राफ से कैसे डील करते हैं। हमें ये तो पता चल चुका है कि जो ग्राफ है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में प्लॉट करना है। जैसे ये रही फोर्स जो कि फंक्शन x का होगी और ये रही डिस्प्लेसमेंट, और इसके 4 क्वाड्रेंट्स हो सकते हैं। समझना कैसे, ये रहा एक और क्वाड्रेंट, ये रहे 4 क्वाड्रेंट। आप देखिए यहां पर फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो वर्क डन आएगा, तो वर्क डन भी पॉजिटिव। यहां पर फोर्स तो पॉजिटिव है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव, तो जो वर्क डन आने वाला है दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वो नेगेटिव। फोर्स यहां पर नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव वर्क डन आने वाला है। यहां पर फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पर वर्क डन जो है वो नेगेटिव आने वाला है। पहली बात तो जो ग्राफ है वो 4 क्वाड्रेंट्स में बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी खास बात क्या है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वर्क है और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वर्क है, यानी कि ऑड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वर्क और इवन क्वाड्रेंट नेगेटिव वर्क। ठीक, इसमें यू नहीं लिखा था, ऐसे सोचना चाहिए। चलो अच्छी बात है। एक छोटी सी और बात बताता हूं, अगर आपको इस प्रकार से, क्योंकि वर्क डन होता है एरिया, ये मैं पहले ही बता चुका हूं तो यहाँ पे वो बकवास नहीं करने वाले हम, तो हम यहाँ पर आपको एक सिंपल सा ग्राफ बनाकर दे रहे हैं इस तरह से। इसका स्लोप 0 दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है फिगर आउट करना कि स्लोप 0 दिया हुआ है, तो कोई संशय नहीं है इसमें। मान लेते हैं कि ये 10 मीटर से और मान लेते हैं कि ये 20 न्यूटन से, तो बताना है कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन टोटल की वैल्यू पूछी गई। दिमाग में एक बात को बहुत अच्छी तरह भर लें कि प्रोजेक्शन उस वाले एरिया का लिया जाएगा जो एरिया हमारे ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस तक आएगा। एरिया अंडर ग्राफ का मतलब होता है कि ग्राफ के नीचे का जो एरिया है उस प्रोजेक्शन को लिया जाए। और जब आप इस प्रोजेक्शन को लेंगे तो शायद आप तुरंत ही देख रहे होंगे कि रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ ग्राफ है, 10 इसकी लेंथ है, 20 इसकी ब्रेड्थ है, तो आंसर आ रहा है 200 जूल, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स भी आप देखेंगे पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी आप देखेंगे पॉजिटिव है। एकदम आसान। चलो आगे देखो और वर्क डन के फॉर्म सवाल लगाते हैं। देखो इसके बाद जैसे ही ये वर्क डन के सवाल में 2-3 कराऊंगा तो इसके बाद ये कॉमन सेंस की तरह हो जाएगा सवाल, कि जैसे काइनेमेटिक्स में ग्राफ सॉल्व किया करते थे वैसे ही यहाँ भी सॉल्व करने होंगे। तो चलो देखो, ठीक, आपको दिया गया कि ये 20 मीटर्स है और फिर आपको ये दिया गया कि ये 60 न्यूटन्स है, तो पूछा गया कि वर्क डन बताओ। तो वर्क डन के लिए आप इस ग्राफ में इस पोर्शन का सहारा लोगे, जो ये पोर्शन है, ठीक है ना, गाढ़ा गाढ़ा जिसको कर दिया ये पोर्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन तो इसी का आ रहा है, तो जिसका प्रोजेक्शन आ रहा है उसी की बात करनी है। इसका जब तुम एरिया निकालोगे तो एरिया ही तुम्हारे टोटल वर्क डन के बराबर होगा, और टोटल वर्क डन का मतलब ट्रायंगल का एरिया, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू व्हाट, हाइट। तो इसको काटोगे तो शायद 10 आ जाएगा और आंसर आएगा 600 जूल, वो भी पॉजिटिव। कोई परेशानी? जवाब है नहीं, एकदम आसान। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं पेपर में, इसलिए इनको बहुत गौर से देखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ जो है लेट अस से ऐसे बनना है, और ग्राफ जो है वो ऐसे भी बन रहा है, और उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें यहां बताई जा रही हैं।
ये पहले तो रेफरेंस लेवल्स आपके लिए मार्क कर दिए जाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, ये ऐसे, और ये रहा इधर, और ये कहा जा रहा है कि 50 न्यूटन है, इसे कहा जा रहा है कि 60 न्यूटन है, ठीक है ना। इसे कहा जा रहा है कि ये x है और ये f है, मान लेते हैं कि ये 40 मीटर्स है और मान लेते हैं कि ये 30 मीटर्स है, इस तरह से, और कहा जा रहा है कि आप वक्डन निकालें। वक्डन के लिए आप फिर से प्रोजेक्शन के एरियाज पर फोकस करें, तो दिस इज माय एरिया व्हिच वी हैव टू कंसीडर एंड दिस इज माय एरिया व्हिच वी हैव टू कंसीडर। ये दो जगह की बात है, लेकिन आपको पता है कि एक ऑड क्वाड्रेंट है, एक इवन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, एक में वक्डन पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। इसको लिखेंगे वक्डन 1, और वक्डन 1 का मतलब हाफ, बेस के लिए हम 40 ले लेंगे और इसकी हाइट जो है वो 50 है, और ये वक्डन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम कर देते हैं बच्चा 20, 0 0 0 रहे और उसके बाद एक और 0 रहे, मल्टीप्लिकेशन में 5 2 10, इतने जूल का पॉजिटिव वर्क आ रहा है। अब इसी जगह पर हम यहाँ आ जाए बेटा, जब आप यहाँ आएंगे तो W2 लिखेंगे, और W2 आपको दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, तो वक्डन नेगेटिव आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ, और हाफ के बाद बेस, बेस इज नथिंग बट 30 नहीं -30 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और ऊपर आ रहा है हमारे लिए 60, इस तरह से। और ये वक्डन कैसा है बेटा, तो नेगेटिव, वो दिख भी रहा है नेगेटिव, तो -1/2, 2 0 बेटा ऐसे ही रहे, और 6 और 3 कितना हो गया बेटा 1800 को 2 से डिवाइड करोगे तो -900 जूल, और नेगेटिव मैंने ले लिया। अब अगर आपसे कोई कहे कि टोटल वक्डन के बारे में बात करो, तो टोटल वक्डन का मतलब W1 प्लस W2। W1 कितना है, पॉजिटिव 1000, और W2 कितना है, नेगेटिव 900, तो टोटल कितना बचा, पॉजिटिव का 100 जूल। इस तरह से आप टोटल वक्डन निकालते हैं किसी भी फोर्स का ग्राफ से। तो दो मेथड्स आपने सीखे, एक तो सीखा हम लोगों ने इंटीग्रेशन से वेरिएबल फोर्स को सॉल्व करना, और दूसरा सीखा अगर वेरिएबल फोर्सेस हैं और ग्राफ में क्वेश्चन दे रखा है तो एरिया अंडर कर्व से निकालते हैं। एक और अच्छा मेथड सीखा कि डॉट प्रोडक्ट से कांस्टेंट फोर्स का वक्डन कैसे निकालते हैं। तो तीन कॉन्सेप्ट डिटेल में हमने आज सीखे। आज का लेक्चर बहुत अच्छा है, अगर ये सीख जाएंगे तो आगे चल के जितने भी अच्छे प्रॉब्लम बनने वाले हैं वो इस इंटीग्रेशन के मेथड से बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। जहां जहां कॉम्पिटिटिव लेवल के काइनेमेटिक्स से रिलेट करके सवाल बनते हैं वक्डन के, वो और भी आसानी से हो जाएंगे। तो इतने हिस्से को मैं यहाँ पर रोक देता हूँ, इसके बाद अब लेक्चर को और कंटिन्यू नहीं करूंगा। काफी सारे सवाल हो गए तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी अगर ज्यादा खेलते हैं तो आज का लेक्चर यहाँ रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। हम अगले टर्म पे एनर्जीज के कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। वक्डन हमने निकाल लिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, ग्राफ पे खूब सारी प्रैक्टिस कर ली है। अब जो जरूरत बची है वो है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स का वक्डन कैसे निकाला जाता है, स्प्रिंग फोर्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्प्रिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इस तरह की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा अगला पार्ट होगा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल हमें देखते रहने के लिए फॉलो करते रहिए, और आपके कॉन्सेप्ट्स बोर्ड लेवल के बहुत शानदार हो जाएंगे, एकदम डीप हो जाएंगे कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको बहुत काम आएंगे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी एकेडमी पे आप मुझे देख रहे हैं, और अगर आपने इसे शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते रहेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू।